नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे से होंगे और तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेन पीएससी में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार सेशन है ना, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो कि है सीडीपी का। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जितने भी जो बीएड और डीएड के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए आने वाला जो समय है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा जो एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो सीजीटेट हो, चाहे वो टीचर भर्ती की बात करें। तो इनमें जो पोर्शन होता है सीडीपी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। एक ऐसा पोर्शन जिसमें अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली अप्रोच करें और थोड़ा सा सावधानीपूर्वक अप्रोच करें तो एक अच्छा जो मार्क्स हैं वो हम वहाँ से गेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि इससे हम एक अच्छी जो है लीड ले सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि अभी टीचर भर्ती का जो डेट है वो अभी तक डिसाइड नहीं है ना। और उस टीचर भर्ती के बारे में अभी कोई ऐसा कोई डेट आया नहीं है। लेकिन सीजी टेट जो है वो अगले साल फरवरी में जो है वो संभावित है। तो उसी को देखते हुए मैं जो है आप लोगों के लिए एक ऐसा सेशन लेकर आया हूँ जिसमें हम 2011 से लेकर 2024 तक छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के जितने भी जो सीडीपी के वाले पोर्शन है उसको हम यहाँ पर लॉजिकली एक एक करके वन बाय वन जो है वो सॉल्व करेंगे। एक एक जो क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा कि उसको अप्रोच कैसे करना है। क्वेश्चन में जो पॉजिटिव टर्म क्या है, जो नेगेटिव टर्म क्या है, उसको हमको कैसे अप्रोच करना है, और साथ ही साथ है ना इससे कैसे हमको बेनिफिट लेना है। तो आज का हमारा ये जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है। इसके अलावा इसके जो आगे के भी जो सेशन है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। और आज का हमारा जो सेशन है वो है छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 को लेकर, जिसमें जो है वर्ग 2 के जो सीडीपी के जो क्वेश्चन है उसको मैं आज यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। हम एक एक जो ऑप्शन है ना उसको जो है अप्रोच करना सीखेंगे। पॉजिटिव जो है टर्म क्या होता है उसको मैं बताऊंगा, और किसी भी क्वेश्चन में नेगेटिव टर्म क्या होता है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए आज का हमारा जो सेशन है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रीवियस ईयर के जो पेपर सीरीज जो है वो हम ये सीरीज चलाने वाले हैं। और आज हम जो है 2012 के जो सेशन है उसमें सीडीपी का जो क्वेश्चन है उसको हम डील करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है ना, यहाँ पर ये जो आया है शब्द क्या नहीं है। ठीक है, आपको सीडीपी में क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छे से सबसे पहले पढ़ना है कि क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव सेंस में है। अगर क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव सेंस में रहेगा तो उसके जितने भी ऑप्शन होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में रहेगा तो उसका कोई भी एक ऑप्शन जो होगा वो नेगेटिव होगा, और वही जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये आया है नहीं, है ना, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आ गया है नहीं वर्ड। ऐसा जब भी कोई वर्ड आपको किसी भी क्वेश्चन में देखने को मिले तो आपको समझ जाना है कि ये जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, और इसका जो सही आंसर होगा, जो सही ऑप्शन होगा वो भी एक नेगेटिव सेंस ही देगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है ना, क्या नहीं है। इसके लिए तो हम सबसे पहले देखते हैं सृजनशीलता क्या होती है। ठीक है, अगर सीडीपी के पर्पज से बात करें तो सृजनशीलता क्रिएटिविटी मतलब एक जो बालक है वो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन में फंसा है तो उसको अगर रिजल्ट पाना है ना, एक अच्छा रिजल्ट पाना है, तो उस रिजल्ट तक पहुंचने से पहले उसके अंदर कितनी नई नई जो है विचार, कितने नए नए जो विचार है ना, और कितने जो अन्य रास्ते हैं उस संभावित आंसर को पाने के लिए वो अपने अंदर उत्पन्न कर सकता है ना। इसी को कहते हैं सृजनशीलता। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना या किसी चीज को बनाना, लेकिन जब हम इसका सीडीपी के पर्पज से इस शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका जो मतलब यही होता है कि एक जो बालक है, बालक को समस्या समाधान कंडीशन में है, तो उस समस्या समाधान कंडीशन में उस बालक को अपने संभावित आंसर को पाने के लिए वो उसके अंदर कितने नए नए जो थॉट्स हैं वो आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सृजनशीलता का सामान्य जो मतलब है सृजनशीलता,
है ना, इसका मतलब साफ साफ है नयापन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन है ना, ये सृजनशीलता के अकॉर्डिंग है, लेकिन इनमें से एक जो ऑप्शन है वो इस है ना वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, वो उससे अलग बात करेगा, है ना, वो नेगेटिव सेंस देगा। तो सबसे पहले देखते हैं मौलिकता। मौलिकता का मतलब होता है दोस्तों, मौलिकता मतलब नया, है ना, इसका मतलब भी एज इट इज होता है सृजनशीलता के। मौलिकता भी जो है वो सृजनशीलता की तरह ही होती है, जिसमें जो बच्चा है वो अपने अंदर नवीन जो विचार हैं उसको कैसे उत्पन्न कर सकता है। अपसारी चिंतन जिसको बोलते हैं, है ना, अपसारी चिंतन के बारे में हम बात करते हैं। तो जो अपसारी चिंतन मतलब कोवर्जेंट थिंकिंग जिसको बोलते हैं, एक जो बालक है उसको अगर रिजल्ट चाहिए, वो किसी समस्या में फंसा है, उसको अगर रिजल्ट चाहिए तो फिर उस रिजल्ट को पाने के लिए उसके अंदर कितने सारे जो नए नए विचार है उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। तो मौलिकता का मतलब नयापन ही होता है। दूसरा आता है अनुशासन। अनुशासन जो है यहाँ पर नियम या कायदे की बात करता है। ठीक है, अनुशासन किसकी बात करता है, नियम या कायदे की। तो ये थोड़ा सा अपोजिट है किसके, सृजनशीलता के। ठीक है, यहाँ पर अनुशासन का मतलब नयापन नहीं होता, अनुशासन का मतलब जो है वो नियम या कायदे की बात कर रहे हैं। आते हैं धारा प्रवाहिता या फिर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या है दोस्तों, फ्लुएंसी का मतलब होता है एक जो बालक है वो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन में है तो अपने परिणाम को पाने के लिए कितनी जल्दी नए नए विचार उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, कितनी जल्दी नए नए विचार उत्पन्न कर सकता है। तो ये जो हमारा फ्लुएंसी है ये भी किसकी बात कर रहा है, नएपन की। और फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो उसका मतलब क्या होता है कि आपको अगर क्रिएटिव होना है, एक बच्चे को अगर क्रिएटिव होना है तो उसको फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना। तो हमारा ये जो ऑप्शन है क्या है, मौलिकता, धारा प्रवाहिता और लचीलापन, ये तो पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन अनुशासन पॉजिटिव सेंस में बात नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। निम्नलिखित में क्या सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है, तो वो है अनुशासन। क्यों, क्योंकि हमको अगर क्रिएटिव बनना है, सॉरी मैं बार बार हमारी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में बच्चे का, है ना, क्योंकि हम बच्चे के पर्पज से ही बात करेंगे। तो एक जो बच्चा है उसको अगर क्रिएटिव होना है तो उसको होना पड़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अंदर होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सृजनशीलता का एक और प्रमुख तत्व होता है जिसको बोलते हैं विस्तारण। ठीक है, जिसको बोलते हैं इनेबोलेशन, इनेबोलेशन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक जो बच्चा है ना, जो बच्चा है वो अपना जो आंसर है उसको जो संभावित रिजल्ट चाहिए उसको, और जो नए नए थिंक है, जो उसके अंदर नए नए विचार हैं, उसकी व्याख्या कितने अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो सही ऑप्शन होगा बी, अनुशासन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीडीपी का, इससे आपको हर क्वेश्चन में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इसका आता ही है। कौन है भाई, जीन पियाजे। क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था या फिर 6 अवस्था। ठीक है, जीन पियाजे सीडीपी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इन्होंने दिया है संज्ञानात्मक बाल विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक बाल विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इनके द्वारा दी गई है। स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने बाल विकास मतलब संज्ञान के ऊपर इतना अच्छा काम किया है, इनकी लगभग 400 से ज़्यादा लेख और पुस्तकें जो है वो प्रकाशित हुई हैं। तो है ना, ये जो टॉपिक है जीन पियाजे, इसको आपको पढ़ना ही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसमें साफ साफ ये क्वेश्चन पूछा है कि संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, जीन पियाजे ने जो कॉग्निशन, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया है उसकी 4 अवस्थाएं होती है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहला है एसएमएस, दूसरा होता है ईओएस, तीसरा होता है ईओएस और चौथा होता है एफओएस। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक, चलिए मैं इसको एक बार बताता हूँ, एक नया पेज लेते हैं इसके लिए, या फिर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एसएमएस का मतलब होता है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, दूसरा है पीओएस, प्री ऑपरेशनल स्टेज।
ठीक है। तीसरा है COS, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और सबसे लास्ट जो स्टेज है वो है FOS, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। देखिए दोस्तों, सेंसरी मोटर स्टेज को हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था जिसको बोलते हैं, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 से लेकर 7 साल तक की अवस्था होती है ना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं, ये लगभग 7 से लेकर 12 साल तक की अवस्था होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जहाँ पर बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन है ना करना चालू कर देता है, ये होती है 12 से 18 साल तक की स्टेज। तो इन्होंने बताया है कि संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हमारा ये जो ऑप्शन है डी, 4 अवस्थाएं, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और चलिए एक और क्वेश्चन आ गया कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? देखिए इस टाइप के भी जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने हैं। क्योंकि जो भारतीय विचारक और पाश्चात्य विचारक, चाहे वो उन्होंने CDP के है ना बाल विकास के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। और जितने भी, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें ना, जो पाश्चात्य विचारक है, स्किनर है, पेस्टोलॉजी है, फ्रॉयड है ना, तो इन सबको आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते ही हैं। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, है ना। एजुकेशन डेवलप्स द inherent potential of man to its fullest extent. Whose statement is this? स्वामी विवेकानंदा, स्किनर, पेस्टोलॉजी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये जो कथन था, ये जो स्टेटमेंट था स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लर्निंग थ्योरीज। ठीक है। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। अधिगम की जो सिद्धांत है, जितने भी अधिगम के सिद्धांत है, जितने भी जो प्रतिपादक हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है CDP में, आपको इसको पढ़ना ही है क्योंकि 3-4 जो है वो इसके थ्योरी हैं। और वो उन चारों में से, उन चारों पांचों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक। द प्रोपोनेंट्स ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग आर कोहेलबर्ग, थॉर्नडाइक, पॉलो या स्किनर। सबसे पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन है वो है थॉर्नडाइक। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज की, लर्निंग थ्योरीज के ऊपर। चलिए जो अधिगम थ्योरीज, लर्निंग थ्योरीज हैं, अधिगम के सिद्धांत जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्रयास और भूल का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है। इसको दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का कहना था कि जब एक बच्चा किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन में आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या समाधान की स्थिति में आता है, तो वो जो बच्चा है ना, वो क्या करता है, बार बार प्रयास करता है ना, क्योंकि उसको क्या चाहिए, रिजल्ट, उसको क्या चाहिए, परिणाम। तो जब उसको परिणाम चाहिए तो वो बार बार क्या करता है, क्या करता है, प्रयत्न करता है। और उस प्रयत्न के कारण उससे त्रुटियां होती हैं, लेकिन एक लेवल में जाने के बाद वो जब प्रयास करने लगता है तो उसकी त्रुटियों में क्या आता है, सुधार, है ना। वो त्रुटियां कम होती जाती है और अंततः उसको जो वांछित परिणाम चाहिए, है ना, उसको जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाता है। तो यहां तक जाने के लिए उसके पास क्या होता है, एक स्टिमुलस, जिसको बोलते हैं उद्दीपक। ठीक है। इसको दिया था थॉर्नडाइक ने
है ना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडाइक का कहना है कि जब एक बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन में आता है तो उसके पास क्या रहता है, एक स्टिमुलस जो उसको एक सही रिएक्शन देने के लिए पर्याप्त होता है, या फिर उसको सही रिएक्शन देने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, दूसरा हमारा है ना, ये पहला थ्योरी हो गया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एक सेकंड, हमारा जो सबसे पहला जो थ्योरी है ना, हम लर्निंग थ्योरीज की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे जो पहला थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, ये दिया था किसने, थॉर्नडाइक ने। हमारा दूसरा जो लर्निंग थ्योरी है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये दिया था आईपी पॉलोव ने। ठीक है, ये भी बहुत ही बढ़िया थ्योरी है, बहुत ही जबरदस्त थ्योरी है, और इस थ्योरी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इनका कहना ये है कि जब एक बच्चा किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन में आता है ना, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन में रहता है, तो उस बच्चे के पास सामान्य सा स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस का मतलब मैंने अभी बताया उद्दीपक, है ना, एक सामान्य सा स्टिमुलस होता है, उद्दीपक होता है, जिसके कारण, जिसके बेस में वो क्या करता है, सामान्य सी प्रतिक्रिया देता है ना। इनके थ्योरी का ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार तक दिया था। इन्होंने अपने इस थ्योरी को प्रूव किया था एक कुत्ते को अगर प्रयोग करके, है ना। इन्होंने क्या किया था, एक कुत्ते को लिया और उसके मुंह में क्या लगा दिया, लार, है ना, और उसको क्या, खाना और घंटी जो है उसके सामने एक साथ बजाते थे। कैसे, कुत्ता जब भी खाना देखता है, भोजन देखता है, तो उसके मुंह में लार आ जाती है। उसी चीज़ का इन्होंने जो है वो परीक्षण किया था अपने इस थ्योरी के माध्यम से, कि जब उसके पास एक सामान्य सा उद्दीपक होता है, तो उस सामान्य से उद्दीपक के कारण वो क्या करता है, सामान्य सा रिएक्शन देता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कुत्ते को चेन से बांध दिया और उसके मुंह में क्या लगा दिया, नली, ताकि उसके लार को एकत्रित किया जा सके। अब कुत्ते के सामने जो है एक प्लेट में खाना रखते थे और दूसरी तरफ से घंटी बजाते थे। तो जैसे ही कुत्ता खाने को देखता था, उसके मुंह में लार आता था, है ना। ऐसा बार बार उन्होंने इसको किया, बार बार दोहराया, तो एक टाइम ऐसा आया कि कुत्ते को खाना ना दिखाकर सिर्फ घंटी बजाया, तो उसके बाद भी कुत्ते के मुंह में क्या आना चालू हो गया, लार। मतलब ये अपने इस थ्योरी के माध्यम से वही प्रूफ करना चाह रहे थे कि ऐसा कोई उसके पास कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस नहीं है जिसके कारण वो जो है अपना सेंस चेंज करेगा, है ना। उसके पास जो है वो एक सामान्य उद्दीपक है जिसके कारण वो सामान्य रिएक्शन देता है। तीसरा जो थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, ये जो थ्योरी है इन्होंने दिया है स्किनर। इनका कहना ये था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कि एक बच्चा जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन में आता है ना, एक बच्चा जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन में आता है, तो उस वो जो बच्चा होता है उस तो दोस्तों ये जो थ्योरी है वो थोड़ा सा भी क्लिक नहीं हो रहा है, इसको अपन थोड़ा सा टाइम में देखते हैं, है ना। इसके बाद फिर एक और थ्योरी है इसी में, इनसाइड थ्योरी, अंतःदृष्टि का सिद्धांत, है ना। इनसाइड थ्योरी इसको दिया था कोहलर। ठीक है, इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। ठीक है, इनका कहना था कि जब एक बच्चा किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन में आता है, तो उसके पास जो पुरानी अवस्था, जो पुरानी सूझ होती है, उसके जो पुराने थिंक होते हैं, थॉट्स होते हैं,
वो उसको उसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करता, है ना। वो उसके पास नया कुछ नहीं रहता, वो सिर्फ उस पुराने सूझ में या फिर उस पुराने थिंक में क्या करता है, परिवर्तन करता है ना। कि बच्चा जब किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन में आता है तो और उसको क्या चाहिए, एक वांछित परिणाम चाहिए, तो उस वांछित परिणाम के लिए वो क्या करता है, जब स्टिमुलस देखता है तो वो क्या करता है, सिर्फ एक नॉर्मल जो पुरानी जो सूझ होती है, उसके पास जो पुराना विचार होता है, उस पुराने विचार में क्या करता है, वो परिवर्तन करता है। ठीक है, तो ये 4-5 थ्योरी हैं। हाँ, इनको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ करना है, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते ही हैं, है ना, और ये हर एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पिग एवं हंट के अनुसार खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अकॉर्डिंग टू बिग एंड हंट, द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैंक इज चेंज। चेंज इज फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। देखिए यहाँ पर 4 अवस्थाएं दे दी गई हैं, है ना। इन चारों अवस्थाओं में परिवर्तन का जो शब्द लिया गया है कहाँ से, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो दोस्तों है ना, शैशवावस्था हमारी कौन सी अवस्था है, 0 से 2 ईयर की अवस्था, है ना। बाल्यावस्था 6 से 2 से 6 ईयर की अवस्था। किशोरावस्था जो होती है ना, ये है ना, बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 6 ईयर और 6 से 12 ईयर, 6 से 12 ईयर की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था, जिसको प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, किशोरावस्था है ना, इनमें से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवस्था है, जो 12 से 18 ईयर तक की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं किशोरावस्था। ये जो किशोरावस्था है, ये जो परिवर्तन जिस सेंस में आया है कि ऐसे कौन सी अवस्था है, ये क्या पूछ रहा है कि परिवर्तन कौन सी अवस्था में शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। मतलब ऐसी शरीर की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें परिवर्तन जो है वो बायोलॉजिकल परिवर्तन भी होता है ना, सोशल परिवर्तन भी होता है और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। किशोरावस्था ही वो फेज होता है जहां एक बालक के अंदर है ना बायोलॉजिकल जो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं, है ना। और इसी किशोरावस्था, टीनेज जिसको बोलते हैं, है ना, इसको संघर्ष, तनाव अथवा तूफान की अवस्था कहते हैं, है ना। सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। कैसे, बच्चा जो है वो किशोरावस्था में ना तो बच्चे की श्रेणी में आता है ना तो वो बड़े की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये जो ऐसी अवस्था है जिसको तनाव की अवस्था कहते हैं, संघर्ष की अवस्था कहते हैं, है ना। और सामाजिक रूप से बच्चा जो है अगर उसको उसकी मनपसंद वस्तुएं अगर नहीं मिली तो उसके लिए क्या कर देता है, परिवार के विरुद्ध विद्रोह भी कर देता है ना। तो इसका जो सबसे सूटेबल ऑप्शन होता है किशोरावस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। A child with an IQ of 105 would be classified as, है ना। यहाँ पर बात आ गई है IQ। IQ मीन्स इंटेलिजेंस, क्योटिएंट। ठीक है, IQ, बुद्धि क्या होता है दोस्तों, बुद्धि का मतलब होता है समायोजन की क्षमता। बुद्धि का मतलब क्या होता है, सीखने की योग्यता, है ना। बुद्धि का मतलब यही होता है। लेकिन यहाँ पर बात हुआ है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या है, एक मानक है ना। इसको क्या मानते थे, एक मानक मानते थे जिसके अनुसार बच्चों को क्या किया जाता था, वर्गीकृत किया जाता था कि बच्चा जो है मंद बुद्धि है, कि श्रेष्ठ बुद्धि है, कि सामान्य बुद्धि है। ठीक है, तो ये जो मानक होता है है ना, एक इसका एक मानक होता है, इसका एक चार्ट होता है जिसके अनुसार हम पहले डिसाइड करते थे। पहले ये जो मानक है वो लिया जाता था, लेकिन आजकल इसका जो प्रयोग वो है नहीं किया जाता। तो इसका चार्ट जो है ऐसा होता था, जैसे अगर किसी बच्चे जो बुद्धि लब्धि है, जो इंटेलिजेंस क्योटिएंट है, वो अगर 71 से कम आ रहा है ना, तो उसको बोलेंगे इडियट। ठीक है, बच्चे को नहीं, मतलब ये ऐसा एक मानक था जहां पर डिसाइड किया जाता था कि अगर किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि है, अगर किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि 71 से कम है तो फिर वो इडियट की श्रेणी में आता था। ठीक है, अगर 71 से 80 के बीच में है तो वो डल माइंडेड ऐसा बोलते थे उसको, है ना, अल्प बुद्धि। अगर 81 से 90 के बीच में है
तो वो उसको बोलते थे मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, है ना, या फिर बिलो एवरेज। ठीक है, 90 से 110 के बीच में अगर किसी का बुद्धि लब्धि है वो आता है एवरेज। ठीक है, और लगभग लगभग 50% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, 111 से 120 के बीच अगर किसी का बुद्धि लब्धि है वो आता है एबो एवरेज। ठीक है, इसके बाद फिर 121 जिसका बुद्धि लब्धि है, जो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट है, वो आता है तीव्र बुद्धि या प्रखर बुद्धि। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो पूछ रहा है आपको, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, अ चाइल्ड विथ एन IQ ऑफ 105 वुड बी क्लासिफाइड एज। तो यहाँ पर क्या दिया है 105, ये किसके बीच में आएगा 90 से 110 के बीच में, और 90 से 110 के बीच का जो बालक है वो क्या आएगा एवरेज में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है सी, सामान्य, है ना, सामान्य बुद्धि के बीच में। अब ये इंटेलिजेंस क्वोटिएंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले, है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है IQ इज इक्वल टू मानसिक बुद्धि बटे वास्तविक बुद्धि। इंटू 100, है ना। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट निकालने का ये एक बहुत ही, मतलब यही एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम बुद्धि लब्धि को मापते हैं, और इसमें जो आंसर आता है उसके हिसाब से हम मापन करते हैं कि बच्चा जो है वो सामान्य है, मंद बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, या फिर पिछड़ा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहेलबर्ग इज नोन फॉर रिसर्च इन विच एरिया ऑफ डेवलपमेंट। देखिए 4 ऑप्शन है। संज्ञानात्मक, हम पहले ही बात कर चुके हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे। किसने दिया था, जीन पियाजे। तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो गलत है। शारीरिक विकास का सिद्धांत ऐसा कुछ है ही नहीं। अब ये आता है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, लॉरेंस कोहेलबर्ग जो है जाने जाते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए। ठीक है, इन्होंने दिया था, हमारा जो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है नैतिक, है ना, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो इसका सूटेबल ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि नैतिक विकास में इन्होंने 3 लेवल बताए थे, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और उन 3 अवस्थाओं की उन्होंने फिर से 6 लेवल बताए थे। ठीक है, ये आगे की स्लाइड में है शायद, ये देखिए, है ना, ये है प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ये है कन्वेंशनल लेवल। और ये है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल में जो है वो 2 स्टेज है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, है ना। इस स्टेज में आने के बाद बच्चा सोचता है कि मुझे गलती नहीं करनी है। क्यों गलती नहीं करनी है, अगर मैं गलती करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, सजा। तो यहाँ पर वो सजा के डर से, गलती करने से बचता है। ठीक है, इसी में एक और लेवल है कारण सापेक्ष अभिविन्यास, है ना, कॉज रिलेटिव ओरिएंटेशन, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास। एक जो बालक है या फिर जो बालिका है वो सोचती है कि अगर मैं अच्छा काम करता हूँ या अच्छा काम करती हूँ तो मुझे इसके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मिलना चाहिए, पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद आता है कन्वेंशनल लेवल, है ना। ये जो होता है आपका 4 से 10 साल का होता है, 4 से 10 साल के बीच में ये जो है वर्क करता है। 4 से 10 साल का जो बच्चा है वो इस लेवल में आता है ना। 10 से 13 साल का जो बच्चा है वो इस लेवल में आता है, और 13 से 18 साल का जो बच्चा है वो इस लेवल में आता है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, है ना, गुड बॉय आर गुड गर्ल ओरिएंटेशन, है ना। इस लेवल में आने के बाद जो लड़का है वो सोचता है कि जो दूसरे काम है ना, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये जो काम है वो दूसरे लड़के करेंगे क्योंकि मैं अच्छा हूं उनसे,
और जो दूसरे लड़के हैं वो बुरे हैं, तो ये जो काम है वो मैं नहीं करूँगा, ये काम बुरे लड़के करते हैं। कानून व्यवस्था विन्यास के अंतर्गत जो लड़का है वो सोचता है, बालक जो है वो, माफ़ कीजिए बार-बार जो है लड़का या फिर मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, इसका ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हम बात करते हैं बच्चे की, बालक की, तो फिर उस टर्म को लेते हैं कि कानून व्यवस्था विन्यास में बालक सोचता है कि जो सोशल ऑर्डर है ना, जो समाज में कानून व्यवस्था है उसको किसी को तोड़ना नहीं चाहिए, वो हमेशा बने रहना चाहिए, ठीक है। सामाजिक संविदा अभिविन्यास के आते तक उसका जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे कि अगर तत्कालीन परिस्थिति में किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो उस समय मैं उसकी हेल्प करूंगा, भले मुझे कानून व्यवस्था तोड़ना क्यों नहीं पड़े, ठीक है। और लास्ट में आता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यहाँ पर बच्चा जो है वो पूरी तरह क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। फ्री कैसे कि अगर सामने वाले को उसकी हेल्प चाहिए तो फिर वो ये नहीं सोचता कि इससे समाज के नियम टूटेंगे या फिर मेरे ऊपर कोई लॉस आएगा, वो ये इस समय सिर्फ ये सोचता है कि अगर इससे मुझे कोई व्यक्तिगत हानि होती है तब भी मैं उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो ये हमने देख लिया लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के नैतिक विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसके 6 लेवल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, खाली स्थान सहायता करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स चिल्ड्रन हु आर स्ट्रगलिंग विथ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज एंड हुज टैलेंट मे बी अफेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा, यहाँ पर है ना बात आई है प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, अर्थात ये जो बच्चा है ना, उन बच्चों की बात हो रही है जिनके अंदर क्या है, प्रतिभा है, प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, उनकी सहायता कौन करेगा, है ना। इनमें से स्वाधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण, ठीक है। देखते हैं एक एक करके। सेल्फ लर्निंग मॉडल मतलब एक जो बच्चा है वो प्रतिभावान तो है लेकिन उसका जो सामाजिक जो स्थिति है वो अलग है ना, उसका जो आर्थिक स्थिति है वो अलग है, तो उसके लिए क्या है ना, क्या ये स्व अधिगम मॉडल जो खुद से करके सीखने की जो है उसके अंदर कला, जो टैलेंट है वो उसका काम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो ये जो है वो रहेगा। अब यहाँ पर दिया है विभेदित निर्देश, है ना, ये भी एक नेगेटिव सेंस देता है, हमेशा याद रखना है। 2 वर्ड सीडीपी में आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें 2 वर्ड जो है वो नहीं आना चाहिए, क्या, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, एक है डिफ्रेंसिएशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन। ये दोनों वर्ड जहां आपको दिखे मतलब आपको समझना है कि ये दोनों वर्ड क्या देंगे, नेगेटिव सेंस, ठीक है। और इसको जब क्वेश्चन पॉजिटिव रहेगा तो फिर इसको कभी भी आंसर के रूप में जो है ये सूटेबल आंसर के रूप में इसको नहीं लेना है, ठीक है। अब एक और ऑप्शन है पाठ्यचर्या का विस्तार। पाठ्यचर्या का विस्तार जो है वो उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है जितना कि ये है, क्योंकि बच्चा क्या है, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से क्या है, प्रभावित है ना, वो टैलेंटेड है, वो टैलेंट उसके पास है लेकिन वो सामाजिक और आर्थिक रूप से वो क्या है ना, वो दूसरों से अलग है, तो उसके लिए ये जो स्व अधिगम मॉडल है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात आ गया विकास, है ना, व्यक्तिगत भिन्नता ये उसी का एक थ्योरी है, विकास है ना, निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, परिमार्जिता का सिद्धांत है ना, तो उनमें से एक सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, है ना। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बोलता है कि अगर 2 बच्चे सेम एज ग्रुप में हैं, ठीक है, सेम एज ग्रुप में हैं तो उनके जो विकास के जो पैटर्न हैं उनमें समानता नहीं होंगी, ठीक है, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उनके विकास के जो उनके जो विकास के डेवलपमेंट के जो पैटर्न हैं उनमें व्यक्तिगत क्या जो है विभिन्नता जो है उनमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई क्लास है और उसमें 30 बच्चे हैं, कितने बच्चे, 30 बच्चे हैं, तो ये क्या पूछ रहा है, एक कक्षा, है ना, एक कक्षा में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे, और उस 30 बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। क्या इन 30 बच्चों के रुचि जो है अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। 30 बच्चों की जो रुचियां हैं वो कैसे हो सकती हैं, बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं, है ना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र में क्या ये 30 बच्चे के जो सीखने के पैटर्न है ना, वो अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कोई बच्चा जो है देरी से कैच करेगा किसी विषय वस्तु को, कोई बच्चा जो है एकदम जल्दी से कैच करेगा, है ना, कोई जो है अल्प बुद्धि होगा, है ना, मतलब अगर उस मानक की बात करें तो फिर
ये जो है सीखने के जो मतलब जो क्षेत्र हैं ये भी सूटेबल ऑप्शन है। जो 30 बच्चे हैं, है ना, वो क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैंने बताया बुद्धि, है ना, हु propounded द टू फोल्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पर आ गया बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बहुत सारी जो थ्योरीज जो है दी हुई हैं, लेकिन लास्ट में जो है पर्टिकुलर कोई एक थ्योरी जो है वो उसमें काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो है ये थ्योरीज दी गई हैं। उनमें एक सिद्धांत है बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत। बुद्धि का जो द्विखंड सिद्धांत है ना, या फिर इसको बोलते हैं टू फोल्ड थ्योरी या टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, बुद्धि का। तो मैं यहाँ पर आपको बताते जाता हूँ किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। सबसे पहले है वन फैक्टर थ्योरी। ये दिया है टर्मन एंड टीने। ठीक है, टू फैक्टर थ्री फैक्टर थ्योरी, ये दिया है स्पीयरमैन। मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? थॉर्नडाइक। ठीक है, और एक होता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इन सबको आपको याद करते जाना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आते ही हैं। इसको दिया है थर्स्टन ने। ठीक है, किसने दिया है? थर्स्टन ने। और एक है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये दिया है गार्डनर ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? टू फैक्टर थ्योरी दिया है हमारा स्पीयरमैन ने। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो वन फैक्टर थ्योरी है बुद्धि का, जो वन फैक्टर थ्योरी है ये दिया है टर्मन एंड बीने ने। टू फैक्टर और थ्री फैक्टर थ्योरी ये दिया है स्पीयरमैन ने। मल्टी फैक्टर थ्योरी, है ना, जिसको ये दिया है थॉर्नडाइक ने। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ये दिया है थर्स्टन ने। और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये दिया है किसने? गार्डनर ने। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो स्पीयरमैन है सही ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको शिक्षाविद, जो चाहे वो पाश्चात्य शिक्षाविद हो चाहे वो भारतीय शिक्षाविद हो, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है या यूँ कहें बाल विकास के क्षेत्र में काम किया है, आपको उनके बारे में पढ़ना ही है। वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये इस सेशन का ये दूसरा क्वेश्चन है जो इस टाइप का है। इसके पहले भी हम एक क्वेश्चन और देख लिए हैं, है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट इन बिहेवियर, दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय, है ना। किसने ये स्टेटमेंट दिया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है? ये जो स्टेटमेंट है स्किनर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज, बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है उसको जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या उपरोक्त सभी। ठीक है, जब हम किसी बच्चे की कॉपी का क्या करते हैं? मूल्यांकन, तो हम क्या देखते हैं, है ना, पहला जो ऑप्शन है वो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि भाई मूल्यांकन करेंगे तो इससे तो पता चलेगा ही ना कि हाँ, हम उस बच्चे को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं या फेल कर रहे हैं, है ना। मतलब बच्चा जो है वो उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है वो आएगा ही आएगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही है। मूल्यांकन से हमको ये भी पता चलेगा कि बच्चा क्या सीखा है ना, क्या सीखा है और कितना सीखा है। दूसरा भी जो ऑप्शन है वो पता चलेगा ही चलेगा। तीसरा जो ऑप्शन है कि बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, मूल्यांकन से हम उसकी जो कमियां हैं उसको पता लगा सकते हैं।
तो ये तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम, संकेत अधिगम क्या है दोस्तों, ये है ना, इसको दिया था एडवर्ड टॉलमैन ने। संकेत अधिगम है ना, द फॉलोइंग इज लर्नेड अंडर द सिग्नल लर्निंग, साइकोलॉजी, कन्वेंशनल कंडीशनिंग, एनवायरनमेंट, साइकोमेट्रिक, है ना। संकेत अधिगम एक ऐसी प्रारंभिक अवस्था होती है अधिगम की, इसमें जो बच्चा जो है वो वातावरण के बारे में जानता है, वातावरण के बारे में सीखता है कैसे, संकेतों के माध्यम से। कैसे जानता है, संकेतों के माध्यम से। और उसको सीखता कैसे है, अनुसरण करके या फिर अनुकूलन करके, उसे ही कहते हैं संकेत अधिगम या फिर साइन लर्निंग। ठीक है। तो यहाँ पर अनुकूलन, अनुकूलन जो शब्द है ये ज़्यादा इसको सूट करता है, जो इसके बारे में नहीं जानता है, इसके बारे में नहीं जानते, इसके बारे में नहीं जानते। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा पारंपरिक अनुकूलन। ठीक है दोस्तों, आज का ये जो सेशन है वो यही है। इसके बाद का जो सेशन है वो कंटिन्यू हम इस पर काम करेंगे और अच्छे से। और आज का अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को अगर बेनिफिशियल हो, तो फिर आप बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, ताकि जितने भी जो बीएड और डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, है ना, उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। और इसके अलावा सामने अमीन पटवारी का भी जो एग्ज़ाम है दिसंबर में, उसके लिए भी जो हमारे द्वारा जो है मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं यहाँ पर, उसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको, उसका जो डिटेल में जो है यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो अगर आपने वो भी नहीं देखा, अगर आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसको भी जाकर जो है वो चैनल जो है अटेंड कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा जो सेशन है वो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिए। अगर कुछ डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जो है थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।